हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका एजुकेटर ब्रो। आज आ गया हूं आपके सामने आर्ट ऑफ टीचिंग की एक धमाकेदार क्लास लेके। 10 दिन बाकी हैं बिहार स्टेट 2025 के एग्ज़ाम को, और 10 दिन में मैं 10 क्लास आपको दूंगा, जिसमें कि PYQ बेस्ड जो है आपकी ये क्लास रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, बिहार स्टेट 2025 में आपके धमाकेदार स्कोर के लिए, आपको क्वालिफाई कराने के लिए मैंने प्रॉमिस किया था, और जिसके लिए मैं क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज ये पहली क्लास रहने वाली है। इसमें लगभग 20 के आसपास जो है आपको MCQ देखने को मिलेंगे, जो कि PYQ भी हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं क्लास बिना किसी देरी के। क्लास अगर पसंद आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि और भी आपको वीडियो हमारी ऐसी मिलती रहे, जिससे कि आपको एग्जाम में एकदम हेल्पफुल बनी रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव टीचिंग के मुख्य उद्देश्य हैं। इफेक्टिव टीचिंग के मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए आपका है परीक्षा में अच्छे अंक लाना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को अनुशासन में रखना, ऑप्शन सी है सीखने की रुचि और समझ विकसित करना, और ऑप्शन डी है शिक्षक को लोकप्रिय बनाना। तो हम लोग इफेक्टिव टीचिंग जो करते हैं वो क्यों करते हैं? तो हम लोग वो जो है सीखने की रुचि और समझ विकसित करने के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इफेक्टिव टीचिंग का लक्ष्य जो होता है विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता और रुचि को बढ़ाने के लिए होता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता है। जो एक अच्छा सबसे शिक्षक होता है, जो आपका फेवरेट शिक्षक होता है, उसकी विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए है कठोर अनुशासन रखना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को प्रेरित करना, या ऑप्शन सी है केवल पाठ्यक्रम को पूरा करना, या ऑप्शन डी है उच्च स्वर में पढ़ाना। तो देखिए, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है कि विद्यार्थियों को प्रेरित करना। एक अच्छा शिक्षक जो होता है विद्यार्थियों को प्रेरित करता है और उनमें जिज्ञासा की भावना को जगाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है क्या अंतिम परिणाम घोषित करना फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का उद्देश्य है, या केवल रैंकिंग करना, या ऑप्शन नंबर सी है सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार करना, या ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों को दंडित करना। तो इनमें से जो है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का जो सही उद्देश्य है वो ऑप्शन नंबर सी है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार करना। देखिए, जो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है वो जो है लर्निंग प्रोसेस को सुधारने के लिए ही होता है। ठीक है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन आपका लर्निंग प्रोसेस को सुधारने के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सबमेटिव इवोल्यूशन। अभी आपने फॉर्मेटिव इवोल्यूशन देखा, अब आप देख रहे हैं सबमेटिव इवोल्यूशन किया जाता है। सबमेटिव इवोल्यूशन कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है क्या प्रतिदिन की कक्षा में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है क्या बीच परीक्षा यानी मध्य परीक्षा में किया जाता है, या ऑप्शन नंबर सी है पाठ्यक्रम के अंत में, या ऑप्शन नंबर डी किसी भी समय। सबमेटिव इवोल्यूशन कब कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर है, देखिए सबमेटिव इवोल्यूशन जो है वो आपको पाठ्यक्रम के लास्ट में यानी अंत में करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबमेटिव इवोल्यूशन कोर्स जो है अंत में फाइनल एग्जाम के रूप में होता है। एफए और एसए अगर आप स्कूल में रहे होंगे तो आपने देखा होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको एफए कहते हैं, जो कि यूनिट टेस्ट आपका होता है, और जो सबमेटिव असेसमेंट यानी जिसको हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम के रूप में समझते हैं, उसको कहते हैं। तो देखिए, अगर ऐसे आप समझेंगे तो ये क्वेश्चंस जो है ये कॉन्सेप्ट आपको याद भी रहेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का अर्थ है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या कहता है, उसका अर्थ क्या है? क्या शिक्षक केंद्रित शिक्षा को कहते हैं, या छात्र को शिक्षा का केंद्र बनाना, या केवल रटने पर जोर देना, या परीक्षा उन्मुख शिक्षा? चाइल्ड सेंटर नाम से ही पता चल रहा है कि किसको सेंटर करना है, चाइल्ड को सेंटर करना है, यानी कि छात्र को शिक्षा का केंद्र बनाना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी जो है सीखने की प्रक्रिया का मुख्य केंद्र होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य है। माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है? तो माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या? ऑप्शन नंबर ए है कि छात्रों को जांच करना, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक के कौशल को सुधारना, या ऑप्शन नंबर सी छोटे बच्चों को पढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा की तैयारी करना। तो माइक्रो टीचिंग, सॉरी मैक्रो नहीं है, माइक्रो है।
माइक्रो टीचिंग क्या कह रहा है? तो माइक्रो टीचिंग है छोटे बच्चे को पढ़ाना। क्या ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिक्षक के कौशल को सुधारना? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग जो आपका सॉरी माइक्रो टीचिंग जो आपका होता है वो शिक्षक को स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स में सुधार करने का अवसर देता है। जो आप ट्रेनिंग करते हैं जब आप अपने बीएड के कोर्स के दौरान होते हैं, तो जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो पहला जो आपका टीचिंग होता है वो माइक्रो टीचिंग ही होता है। उसके बाद जो है दूसरा मैक्रो होता है, जिसमें आप टीचिंग ट्रेनिंग करने किसी और स्कूल में जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शिक्षा में मोटिवेशन का मुख्य महत्व है। क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है डर पैदा करना है, या ऑप्शन नंबर बी छात्र को दंड देना है, या ऑप्शन नंबर सी छात्रों में सीखने की रुचि पैदा करना, या ऑप्शन नंबर डी केवल अंक दिलाना। मोटिवेशन क्या करता है? तो देखिए मोटिवेशन जो है छात्रों में सीखने की रुचि पैदा करना। आप एस्टेट के लिए पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप बीपीएससी टीआरई 4 देंगे, तो अगर आप जो है कभी कभी आपका पढ़ने का मन नहीं करता होगा तो आप क्या करते होंगे? मोटिवेशन लेते होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वो कठोर दंड दे, या छात्रों को डांटे, या सकारात्मक वातावरण बनाए, या चुप्पी बनाए रखे। तो क्या करे? तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है कि सकारात्मक वातावरण बनाएगा शिक्षक। ठीक है, अनुशासन बनाए रखने के लिए। पॉजिटिव क्लासरूम जो होता है एनवायरमेंट डिसिप्लिन बनाए रखता है। जो पॉजिटिव क्लासरूम का नेचर जो है कैसा होना चाहिए? तो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी का उच्चतम स्तर है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो आपने पढ़ा होगा उसका उच्चतम स्तर जो है क्या है? तो नॉलेज है, या एप्लीकेशन है, या इवोल्यूशन है, या कॉम्प्रिहेंशन है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का जो है उच्चतम स्तर क्या है? तो वो इवोल्यूशन है, या क्रिएट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पुराने टेक्सोनॉमी में इवोल्यूशन और रिवाइज्ड में क्रिएट। देखिए ब्लूम्स का 2 टेक्सोनॉमी है, जो एक उनका पुराना टेक्सोनॉमी था और एक उनका रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी था। आपको कमेंट करके बताना है कि पुराना ये जो था ये थ्योरी किसने दी थी और नई वाली थ्योरी किसने दी है, दोनों का आपको नाम बताना है। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो कल के जो है क्वेश्चन में मैं इसका आंसर जो है कल के सेशन में मैं दूंगा। ठीक है, तो इवोल्यूशन किस में था? पुराने टेक्सोनॉमी में था, और रिवाइज्ड में क्रिएट है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन में आपको इवोल्यूशन और क्रिएट दोनों दिया हुआ था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है? रेमेडियल टीचिंग क्या करती है? कमजोर छात्रों को दंड देती है, या अतिरिक्त पढ़ाई करवाती है, या कमजोरियों को दूर करती है, या तेज छात्रों को आगे बढ़ाती है? रेमेडियल टीचिंग क्या करती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है रेमेडी देती है, यानी कमजोरियों को दूर करना है। अगर कोई छात्र किसी भी विषय में कमजोर है तो उसको हम रेमेडियल टीचिंग देते हैं, यानी उसको हम अलग से जो है उसको सिखाते हैं और उसकी जो कमजोरी होती है उसका पता लगाकर उसको दूर करते हैं। ठीक है, तो रेमेडियल टीचिंग का मकसद स्टूडेंट्स की लर्निंग डिफिकल्टीज को दूर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि छात्र प्रश्न पूछे तो शिक्षक को क्या कर देना चाहिए? उसको चुप करा देना चाहिए, या उसे डांट देना चाहिए, या उसे ध्यान से सुनकर उसका उत्तर देना चाहिए, या प्रश्न को टाल देना चाहिए? इसका जवाब तो मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा कि यदि छात्र प्रश्न पूछे तो उस प्रश्न को क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनकर उसका उत्तर देना चाहिए। यही एक अच्छे शिक्षक की पहचान है। जैसे कि आप लोग भी अगर कोई आपका भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना ही एक अच्छा शिक्षण होता है। ठीक है, अगर आप किसी छात्र के प्रश्न को सुनकर उसका उत्तर देंगे तो उसकी जिज्ञासा जो है शांत होगी, और यह संभव है कि उसके मन में जो है और भी प्रश्न आए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लेक्चर मेथड की सबसे बड़ी कमी क्या है? लेक्चर मेथड बहुत आसान होता है, अधिक छात्रों तक पहुंच पाता है, छात्र सहभागिता कम होती है उसमें, या समय बचता है। तो लेक्चर मेथड कहाँ यूज़ होता है? सबसे पहले तो लेक्चर मेथड जो होता है वो हायर एजुकेशन में यूज़ किया जाता है। जैसे कि जब आप कॉलेज में होंगे तो आपको लेक्चर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए लेक्चर मेथड की जो सबसे बड़ी कमी वही यही है कि छात्र सहभागिता कम होती है। अब छात्र सहभागिता कैसे कम होती है?
तो देखिए लेक्चर मेथड में क्या होता है कि टीचर जो है एक जगह खड़े होकर वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर यानी स्पीच देता है और बाकी बच्चे उसके सामने बैठे सुन रहे होते हैं। बट अगर अब आप भी छात्र रहे होंगे तो आपने यह महसूस किया होगा कि उसमें से आधे बच्चे तो अपने ही मन में मग्न होते हैं, उनको इससे लेना देना नहीं होता है कि शिक्षक क्या पढ़ा रहा है। तो इसलिए सबसे बड़ी जो है लेक्चर मेथड की कमी है कि इसमें छात्र सहभागिता जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेक्चर मेथड एक तरफा हो जाता है, ठीक है, सिर्फ टीचर ही उसमें बोलता है और इसमें इंटरेक्शन जो है कम होता है, सिर्फ आगे के जो फर्स्ट बेंचर होते हैं वही जो है रिस्पॉन्स करते रहते हैं, ठीक है, बाकी तो पीछे सो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्यों आवश्यक है? को करिकुलर एक्टिविटीज़ केवल मनोरंजन के लिए आवश्यक है या केवल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए या समय पास करने के लिए या परीक्षा टालने के लिए? को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्यों है जो है आवश्यक? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास करती हैं, ठीक है। तो पढ़ाई के अलावा हमें जो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन का उपयोग है। ऑप्शन नंबर ए है कमजोरियों और कठिनाइयों की पहचान करना, ऑप्शन नंबर बी है अंतिम परिणाम घोषित करना, या ऑप्शन नंबर सी है छात्रों की रैंक को बताना, या ऑप्शन नंबर डी है केवल होमवर्क को चेक करना। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या क्या है? तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कमजोरियों और कठिनाइयों की पहचान करना। देखिए नाम से पता चल रहा है डायग्नोज करना। आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर आपको डायग्नोज करता है, वो टेस्ट लिखता है, यानी आपके अंदर छुपी हुई बीमारियों का वो क्या करता है, वो पता लगाता है, ठीक है। तो यानी कि जब आप डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करेंगे यानी आप उसके कमजोरी और कठिनाइयों की पहचान करके इवोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। यह सॉरी यह जो है स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण? ऑप्शन नंबर ए है केवल संदेश भेजना, या ऑप्शन नंबर बी है श्रोता की संख्या, या फीडबैक, या भाषण की लंबाई। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे जो है महत्वपूर्ण क्या है, वो है ऑप्शन नंबर सी, फीडबैक, ठीक है। जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे तो जो है आपको फीडबैक जो मिलता है वो कम्युनिकेशन को मीनिंगफुल बनाता है। अगर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सपोज करिए आप कि मैं यहाँ पर ये जो है वीडियो में मैं लेक्चर डिलीवर करके आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी है तो आप उसमें लाइक करते हैं। तो ये लाइक क्या है, ये एक तरह का फीडबैक है, यानी ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो ये जो है कम्युनिकेशन को मीनिंगफुल कैसे बना रहा है, तो यह लाइक देख के मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये वीडियो लोगों को पसंद आ रही है, तो फिर मैं कल अगला इससे भी अच्छा जो है कंटेंट लेकर आऊँगा आपके लिए। तो यानी फीडबैक जो है वो कम्युनिकेशन को मीनिंगफुल बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कम अंक पाने वाले विद्यार्थी से शिक्षक को क्या करना चाहिए, डांटना चाहिए, या ऑप्शन नंबर बी उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, या अनदेखा करना चाहिए, या क्लास से बाहर करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कम अंक जो पाया है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस देखकर आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आज पहली क्लास है इसलिए मैं ये जो है आसान कंटेंट मैं जानबूझकर लाया हूँ। क्यों? क्योंकि ताकि आप लोग जो है इसको समझिए, पहले ये समझने की कोशिश करिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस के ही हैं, बट ये उसके सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में से हैं, ताकि आप जो है इनको अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। तो इनकरेजमेंट ही उसकी लर्निंग को यानी छात्र की लर्निंग को बेहतर बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षण का शिक्षण का वैज्ञानिक आधार है। शिक्षण का वैज्ञानिक आधार क्या है? डर और अनुशासन, या ऑप्शन नंबर बी परीक्षा का परिणाम, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षण सीखने की प्रक्रिया, या ऑप्शन नंबर डी है केवल पाठ्यक्रम। तो शिक्षण का वैज्ञानिक आधार क्या है? शिक्षण सीखने की प्रक्रिया ही वैज्ञानिक आधार है।
टीचिंग जो है एक देखिए सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसमें आप डर कर या सिर्फ और सिर्फ अनुशासित रहकर भी नहीं सीख सकते हैं, या केवल और केवल सिलेबस ही दे दिया जाए आपको और कह दिया जाए कि आप इसको जो है पढ़ लीजिए, तो ये सीखना नहीं हुआ, ये रटना हुआ। ठीक है, तो अगर शिक्षण है वास्तविक, अगर साइंटिफिकली आप देखें कि शिक्षण है, तो शिक्षण का जो वैज्ञानिक आधार है वो क्या है, वो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किससे जुड़ा है? लर्निंग बाय डूइंग यानी कि जो है करके सीखना, यह सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो अरस्तू से जुड़ा है, या गांधी जी से और जॉन डुई से जुड़ा है, या प्लेटो से जुड़ा है, या स्किनर से जुड़ा है? तो देखिए लर्निंग और डूइंग का जो सिद्धांत है वो हमारे गांधी जी और जॉन डुई से जो है जुड़ा हुआ है, यानी इन्होंने ही इसको दिया था। ठीक है, तो गांधी जी और डुई दोनों ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया, यानी कि जो एक्टिविटी करके आप सीखते हैं उसको जो है गांधी जी और डुई ने उस पर जोर दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि यदि छात्र ध्यान नहीं दे रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? चिल्लाना चाहिए, दंड देना चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी है कि शिक्षण विधि को रोचक बनाना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी उसे अनदेखा करना चाहिए? यदि छात्र ध्यान नहीं दे रहा है तो अपने शिक्षण विधि को और भी रोचक बनाना चाहिए, ताकि जो है रोचक विधि जो है स्टूडेंट को क्या करे, एक्टिव रखे। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, डेमोक्रेटिक क्लासरूम का क्या अर्थ है? यानी डेमोक्रेटिक क्लासरूम जो है वो क्या करता है या उसका क्या अर्थ है? शिक्षक को पूरा नियंत्रण देता है, या ऑप्शन नंबर बी है केवल परीक्षा आधारित शिक्षा, या ऑप्शन नंबर सी है छात्रों की स्वतंत्र भागीदारी, या ऑप्शन नंबर डी केवल अनुशासन। डेमोक्रेटिक नाम से ही पता चलता है डेमोक्रेसी जो है क्या है, डेमोक्रेसी क्या करती है? डेमोक्रेसी जो है हम सबको जो है क्या करती है, मौका देती है। डेमोक्रेसी सबको मौका देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो छात्रों की जो है स्वतंत्र भागीदारी होती है एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लोकतांत्रिक कक्षा वह है जहां छात्र स्वतंत्र रूप से भाग ले सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास में हमने 20 जो है MCQ किए हैं। यदि आपको जो है क्लास समझ में आई हो या आपको कंटेंट जो है अच्छा लगा हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को दबा के लाइक करिए और अपने जो है दोस्तों में शेयर करिए। कल मिलते हैं क्लास नंबर 2 में। मैं 10 दिन में आपको 10 क्लास दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास अभी तो आर्ट ऑफ टीचिंग की ही है। कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आर्ट ऑफ टीचिंग का जो है सिलेबस मैं आपको जो है MCQ पूरा दे दूं, ताकि जो है आपकी तैयारी प्रिपरेशन रहे। बाकी अगर आप एस्टेट की स्ट्रेटेजी का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।